हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए जानते हैं प्रस्तावना से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो प्रस्तावना से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं हमारी प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना किन किन उद्देश्यों को दर्शाती है, यानी प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसका संशोधन। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पिछली दो वीडियोस में हमने क्वेश्चन जो कवर किया था वो किया था भारतीय संविधान की प्रकृति, क्या संघात्मक है, एकात्मक है, अर्धसंघात्मक है, फिर निष्कर्ष दिया था हमने अपना। अब ये वीडियो प्रस्तावना से रिलेटेड है। चलिए अब प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना के महत्व के संबंध में दो केस है इंपॉर्टेंट। पहला इनरी बेरूबारी वाले उस केस में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसे प्रेरणा तत्व भले ही कहा जा सकता है क्योंकि इसके रहने न रहने से संविधान में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। हाँ, इसकी यूटिलिटी उस समय है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, तो उस समय क्या किया जा सकता है, उस संदिग्धता को दूर करने के लिए, अस्पष्टता को दूर करने के लिए संविधान की उद्देशिका का सहारा लेते हुए उसका अर्थ बताया जा सकता है। यानी उन्होंने कहा कि संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। इसके बाद दूसरा केस आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती वाले केस में इनरी बेरूबारी के केस में जो निर्णय दिया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा, उसे मानने से इनकार कर दिया गया। अर्थात उन्होंने कहा कि संविधान की उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है तथा संविधान की उद्देशिका का जितना महत्व है इतना किसी अन्य अधिनियम की प्रस्तावना का महत्व नहीं है और यह संविदा का आवश्यक भाग है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि संविदा की प्रस्तावना हमें क्या उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान की प्रस्तावना से हमें निम्नलिखित चीजें पता चलती हैं। क्या क्या? नंबर 1, संविधान के स्रोत। संविधान की प्रस्तावना को देखते ही जैसा स्टार्टिंग होती है, हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना से पता पड़ता है इस संविधान के स्रोत कौन है, हम भारत के लोग हैं। इसका निर्माण हम भारत के लोगों के द्वारा ही किया गया है। सेकंड टॉपिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये भारत को कैसा राज्य बनाती है, संविधान को की प्रस्तावना को देखते हुए क्या हमें मालूम पड़ता है कि संविधान ने भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया। लोकतंत्रात्मक गणराज्य जहाँ पे लोक का तंत्र हो, जहाँ पर जनता का तंत्र हो, जहाँ पर जनता का शासन हो, जहाँ पर प्रतिनिधि जो यहाँ पर शासन करे वो जनता के द्वारा चुने जाएं, जनता के लिए चुने जाएं और जनता के हित में वो कार्य करें। तो इसमें लोकतंत्र से क्या तात्पर्य समझा आपने? लोकतंत्र का तात्पर्य उस शासन से है जहां पर शासन जनता के द्वारा, जनता की ओर से, जनता के लिए चलाया जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे हमारे भारत में जो सरकार है वो जनता के द्वारा ही चुनी जाती है, जनता के लिए ही वो कार्य करती हैं, वो जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम सरकार बनाते हैं। तो ये लोकतंत्रात्मक संविधान की एक विशेषता है जो हमारी उद्देशिका को देखने से हमें पता चलती है। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य ऐसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म को राजधर्म का स्थान नहीं दिया गया है, सभी धर्मों को समान रूप से आदर किया जाता है, समान व्यवहार किया जाता है। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने धर्म को माने
प्रचार करे, प्रसार करे, विश्वास करे और उसकी उपासना करे। तो इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसमें कोई राजधर्म नहीं होता, सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है। ये आपको शॉर्ट में पिन पॉइंट्स में इसलिए समझाया जा रहा है जिससे आप थोड़े से टाइम में अपना आंसर प्रिपेयर कर सकें, या फिर जो मार्केट का मटेरियल है जिसमें ऑलरेडी आंसर्स दिए हुए होते हैं, जिनको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उनको आप इजीली पढ़कर समझ सकें। नेक्स्ट, समाजवाद गणराज्य। उद्देशिका प्रस्तावना बताती है कि भारत कैसा राज्य है? समाजवादी। समाजवादी यानी यहाँ पर आर्थिक संसाधनों का संतुलित वितरण है। आर्थिक संसाधनों का इस प्रकार वितरण कि समाज के समस्त वर्ग, कमजोर वर्ग, शक्तिशाली वर्ग, सभी के जीवन को संतुलित रूप से आर्थिक संसाधनों को उपयोग करने के अवसर देना, कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। ऐसा ना हो कि एक वर्ग आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करते करते शक्तिशाली वर्ग आ जाए और एक वर्ग इनका प्रयोग ना मिलने के कारण कमजोर और कमजोर होता चला जाए। तो समाजवादी गणराज्य से तात्पर्य उस गणराज्य से है जिसमें आर्थिक संसाधनों का संतुलन होता है तथा समाज के सभी वर्गों के लिए आर्थिक संसाधनों के उपयोग की स्वतंत्रता होती है, समानता होती है। नेक्स्ट, अखंडता। अखंडता जैसा कि आपको पता ही है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अखंडता क्योंकि भारत विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जातियों, विभिन्न समुदायों से मिलकर बना है। विभिन्नता में एकता, हम भारतीय हैं की भावना ही हमारे संविधान की विशेषता है और यही भारत की अखंडता है। भारत एक अखंड राज्य है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य यह है कि पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में पहले से नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है उद्देशिका और संशोधन। प्रश्न आता है कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है? तो आप समझ चुके, हाँ, उद्देशिका हमारे भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। अब यदि अभिन्न अंग है तो यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? आंसर हाँ, जिसको हम एक केस से एक्सप्लेन कर देंगे। केस है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, किंतु इसमें इस प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे को नष्ट कर दे। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थोड़े से समय में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है और अब आप इसे तैयार कर सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो मूल अधिकारों पर होगी, जिसे देखना ना भूलें। जय हिंद।